इदरीस अली, अब जो अमेरिका की हिकमत अमली सामने आ रही है उसमें ऐसे इम्कानात पैदा हो रहे थे और बहुत सी कयास आराइयाँ शुरू कर दी गई थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से देने वाली धमकियों के बारे में, ईरान के ख़िलाफ़ वो क्या हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं। इससे मुतालिक उनके बयानात की रोशनी में ये ख़दशा ज़ाहिर हो रहा था कि अमेरिका ईरान में कोई बड़ी कार्रवाई का मनसूबा बना रहा है, कुछ ज़मीनी फ़ौज तक बात जा सकती है। लेकिन साथ ही नायब अमेरिकी सदर JD वेंस का इंटरव्यू सामने आता है जिसमें उन्होंने और बहुत सी अहम बयानात के साथ इस चीज़ का भी इम्कान रद्द किया है कि ये मुमकिन नहीं कि 1.5 लाख फ़ौजी भेज दिए जाए ईरान में जंग करने के लिए। तो इस वक्त सेंटिमेंट क्या है अमेरिका में? जी देखिए, बिल्कुल ये सेंटिमेंट एक सिंगुलर चीज़ नहीं है अभी अमेरिकी गवर्नमेंट में और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। चंद लोग जैसे पीट हेग्सेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर अप्रोच चाहते हैं कि शायद स्ट्राइक ज़्यादा हों, ज़्यादा टारगेट्स पे हो, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जो क्रिटिकल हो। और फिर आप बात करें JD वैंस की जो नायब सदर है, वो चाह रहे हैं किसी न किसी तरह से कि US की जो इन्वॉल्वमेंट हो वो किसी न किसी तरह से कम हो और US किसी और जगहों पे फोकस कर पाए। तो मेरे ख्याल से जो अभी सेंटिमेंट देख रहे हैं ना, वो बड़ा एक पब्लिक में आ चुका है, जो इंटरनल डिविजन्स देखी जा रही हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का मेन पॉइंट है कि उनका क्या सेंटिमेंट है और मेरे ख्याल से उनका सेंटिमेंट बदलता रहता है। कभी किन चंद दिनों कहते हैं कि हम लोग US ईरान पे हमला करेगा और ज़ोरदार ब्रिजेस पे, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और फिर कल रात को आपने देखा उन्होंने कहा कि ईरान ने एक अमेरिकी सिटीजन को फ्री कर दिया और एक गुडविल जेस्चर है। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी खुद अपना फोकस नहीं डिसाइड किया, उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि किस तरह उनको जाना है। तो मेरे ख्याल से जब तक उन्होंने एक फाइनल डिसीजन नहीं ली, हम लोग यही देखते रहेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अलग लोग हैं, उनकी अलग राय आएंगी और मेरे ख्याल से हमें फाइनल पता चलेगा डिसीजन जब प्रेसिडेंट ट्रंप शायद ट्विटर पे या ट्रूथ सोशल पे बोलें कि डील है या ना डील है। कामरान यूसुफ, आपने मुसलसल रिपोर्ट किया है जब से पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया और मरकज़ी सालिस के तौर पर सामने आया ईरान अमेरिका जंग को ख़त्म करवाने के लिए, दोनों ममालिक के नुमाइंदों को करीब लाने के लिए। आप इस पर मुसलसल अहम तरीन तफसील सामने लाते रहे हैं। अब पिछले चंद दिनों से ऐसा लगता है बज़ाहिर कि एक जमूद है, ईरान और अमेरिका तो बयानात दे रहे हैं, जंगी कार्रवाई अभी कर रहे हैं, उसका एक जवाब तो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से आया कि पाकिस्तान सालिसी की कोशिश दस्तबरदार हो, इसकी उन्होंने वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी है। तो इस वक्त यानी ये क्या मुश्किल सूरत हाल है सालिस के लिए और फ़रीक़ैन के लिए ऐसे हालात में, जब उस मुआहदे की पासदारी की बहुत ज़्यादा तवक्को थी खदशात के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद हमले शुरू हो चुके हैं और यानी उसमें एक ठहराव आने के बजाय मज़ीद कोई ना कोई नया मंसूबा अमेरिका की जानिब से पेश किया जा रहा है हर रोज़ कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कैसे होंगी? मेरे ख्याल में जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान की आज प्रेस ब्रीफिंग है उसको ज़रा डी कोड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल उन्होंने ये वजाहत की और ये कहा कि पाकिस्तान ने जो अमन की कोशिशें हैं उससे पाकिस्तान दस्तबरदार नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक अगर उनके अगला जो पैगाम है उसमें देखें, उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि जो पीस प्रोसेस है दैट इज़ ऑन द बैक बर्नर या पुट ऑन होल्ड है, वो डेड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस वक्त पॉज है। और साथ ही फिर उन्होंने ये भी ऐड किया कि जब दोनों फरीकैन यानी कि अमेरिका और ईरान, ये जो एस्केलेशन वाली ऑप्शन उनको इस वक्त लग रहा है कि बेहतर है, जब इससे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो अमन की सड़क की तरफ, अमन की रोड की तरफ वापस आ सकते हैं। और फिर अगर अमन की तरफ वापस आना चाहते हैं तो इस्लामाबाद MOU की सूरत में एक टेम्पलेट जो है उनके पास मौजूद है, उसको दोबारा वो फॉलो कर सकते हैं। तो क्लियरली अगर आप दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जो ब्रीफिंग है उसको इन होल देखें तो क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो पीस प्रोसेस या जो मीडिएशन की एफर्ट्स आज से 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले, उसमें आपको एक तेजी नजर आ रही थी, उसमें एक आपको नजर आ रहा था कि शायद कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। उस प्रोसेस को कम से कम ब्रेक लग गई है और उसकी वजह यह है कि जो दोनों फरीकैन है अमेरिका और ईरान, शायद अपने जो कह लें कि जो मिलिट्री माइट के जरिए उनको लगता है कि शायद बिफोर गोइंग इनटू द नेगोशिएटिंग टेबल अगर वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो बेहतर कंसेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन कंसर्न मीडिएटर्स में ये है कि ऐसी सूरत में फिर जो मिस कैलकुलेशन है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप की आपने बात की कि वो धमकी लगा रहे हैं कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं ईरान का। ईरान की तरफ से जवाब आया आज कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐसा किया तो ना सिर्फ वो बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं बल्कि उसके अलावा जो पूरे गल्फ में एनर्जी की तनसीबात हैं
वो फिर उनके निशाने पर होंगी। बट हैविंग सेड दैट, जो आप खुद भी जिक्र कर रहे थे, अभी अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसे बयानात के जिसमें अभी भी डिप्लोमेटिक ऑप्शन जो है वो ओपन है। इवन कि आज भी ईरान की वजारत खारजा और उनके ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आया है कि अगर अमेरिका ये जंग जारी रखना चाहता है तो ईरान बिल्कुल जवाब देगा, लेकिन ना हम पहले जंग चाहते थे ना हम अभी भी जंग चाहते। तो इसका मतलब है कि दोनों फरीकैन वाइल एस्केलेशन तो वो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर कोई उनको ऑप्शन मिलेगा कि अगर डिप्लोमेटिक विंडो है तो उसको भी वो जरूर उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान जो है अलॉन्ग विद अदर मीडिएटर्स उस वक्त का इंतजार कर रहा है कि जब दोनों को रियलाइज हो कि ठीक है हमने एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन चला लिए, चलें आप बातचीत की तरफ आते हैं, तो फिर वंस अगेन पाकिस्तान विल ऑफर इट्स गुड ऑफिसेस। राइट, रिसेंटली हम बात करना चाहेंगे अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के हवाले से आपसे, क्योंकि अब जो मुस्तकिल चेहरे रहे हैं अमेरिका की तरफ से, उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे ज़्यादा अहम वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, और वो पाकिस्तान तशरीफ भी लाए, स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बैठक में भी वो मौजूद थे। बाकी सब शख्सियात कभी बयानात के साथ मंजर-ए-आम पर रहीं, कभी नहीं रहीं, जिस तरह मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ बहुत ज़्यादा इब्तिदा में गुफ्तगू करते रहे, उसके बाद वो मंजर-ए-आम से गायब रहे। मार्को रूबियो तो बहुत बाद में इस सारी मामले पर बयान देने के लिए सामने आते थे। इस वक्त ऐसा लगता है कि वो एक फ्रंट फुट पर मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि सिचुएशन उनका जिक्र आया है तो ज़रूर उस इजलास में मौजूद होंगे। उनकी ये एक तरह से सेकेंड राउंड ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इससे पहले पिछले माह जब वो वाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में पोडियम पर आए, तब भी उन्होंने इसराइल को मुखातिब करके बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और एक तरह से वॉर्न किया था। और आज भी जो उनके बयानात की बात हो रही है, ताज़ा तरीन उनके पॉडकास्ट के बयान की, उसमें भी सबसे ज़्यादा उन्होंने इशारा इसराइल और इसराइली लॉबीज़ की जानिब से किया है। तो ये तो बात साबित हो गई कि जितने ऐसे हामी मौजूद हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग करें, उतने ही मुखालिफिन भी मौजूद हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द कि ये जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से आपने जो कल पॉडकास्ट की बात की, जो रोगन का पॉडकास्ट है जिस पे नाइक सदर वैंस आए, मेरे ख्याल से एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉडकास्ट था, क्योंकि ये जो बातें कर रहे थे पब्लिकली, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इतने ओपनली एक वाइस प्रेसिडेंट, इतने सीनियर यूएस ऑफिशियल ने की हो। तो मेरे ख्याल से ये एक इंटरनल जो फ्रस्ट्रेशन जेडी वैंस की है, जो जंग के जो मुखालिफ हैं उनकी जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, वो अब उबल के बाहर आ रही है। मेरे ख्याल से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करने की कोशिश की है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनकी बात सुनी है, मगर अभी तक फुली एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखें, इजराइल और यूएस के जो रिलेशंस हैं अभी तक बहुत ही स्ट्रांग है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वाशिंगटन आना था, इस एक चंद दिनों में वो डिले हो चुका है, मगर ये जो रिलेशनशिप है, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हो, चाहे नाइक सदर वैंस फ्रस्ट्रेटेड हो, वो फिर भी बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से ये एक सवाल उठता है कि किस तरह से ये जो रिलेशनशिप है इनकी, इजराइल और यूएस की, ये किस तरह से टूट सकती है। मेरे ख्याल से अगर देखें आप, वेपन सेल्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये अभी तक काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहा है दोनों मुल्क के बीच। मेरे ख्याल से ये जब तक चलता रहेगा, जब तक मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप खुद डिसीजन नहीं लें कि मैं किसी ना किसी तरह से ये रिलेशनशिप को या तो वीकन करूं, या प्रेसिडेंट नेतन्याहू से कहूं कि देखें आप इन निगोशिएशंस को चलने दें, आप बीच में रुकावट नहीं करें, और फिर ही ये मामला आगे चलेगा। कामरान साहब ने मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि जब निगोशिएशंस आएंगे तो पाकिस्तान एक पोल पोजीशन में होगा, मगर मेरे ख्याल से अब ये सवाल एक है कि निगोशिएशन कब आएगा, क्योंकि हमें जो इतला मिली है सोर्सेज से कि ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप को और ना ही ईरानियन ऑफिशियल्स को चाह रहे हैं कि ये जंग और आगे बढ़े, मगर फिर भी हम लोग हर दिन देखते हैं कि एस्केलेशन होता है यूएस की साइड से, फिर ईरान एस्केलेट करता है। तो मेरे ख्याल से अब ईगो की बात आ गई है। जब दोनों साइड अपना ईगो साइड पे रख सकेंगे, फिर ही मेरे ख्याल से बातचीत आगे चलेगी। कामरान यूसुफ साहब, अब क्या ये तवक्को की जा सकती है, ख़ास तौर पर तर्जुमान ताहिर इंद्राबी साहब के बयान के बाद, जिस पर आपने खुद भी कहा कि उसको डीकोड करना ज़रूरी है, कि फिर से एक सिफारती कोशिश की जाती है जिसमें पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक, तुर्की है, मिस्र है, सऊदी अरब है, कतर है, वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुसलसल तायीद करते नज़र आते हैं। वो उस नौयत का एक सिलसिला दोबारा शुरू होता नज़र आ रहा है आपको क्या? देखिए, जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने उनसे जब सवाल भी हुआ कि क्या किसी नए इनिशिएटिव की ज़रूरत है, तो उस इम्कान को भी उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा किसी नए इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं है। उनका पाकिस्तान का ख्याल है कि ऑलरेडी जो इस्लामाबाद MOU दस्तखत हुए हैं तो काफ़ी काम किया जा चुका है, एक फ्रेमवर्क मौजूद है और फैसला
दोनों फरीकैन प्रिंसिपल जो पार्टीज हैं ईरान और अमेरिका ने करना है कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएंगे, वो रोड मैप भी मौजूद है, वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दिए गए थे, तो पाकिस्तान डेफिनेटली जो बाकी रीजन के ममालिक हैं, जिस तरह तुर्की का जिक्र किया, कतर है, सऊदी अरेबिया है, अब ये तमाम जो ममालिक हैं, कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि अगर दोबारा एक ऑल आउट ऑलरेडी जो एस्केलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, बाकी जो कंसर्न्स हैं, और अगर दोबारा ऑल आउट वॉर होती है तो ये किसी के मफाद में नहीं है। तो ये एक कॉमन ग्राउंड है जिसमें तमाम जो ममालिक हैं रीजन के, उनकी ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आया जाए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि शुरू में तो शायद मीडिएटर्स की बात जो ईरान और अमेरिका सुन भी रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, मेरे ख्याल में इस वक्त जो मीडिएटर्स के लिए जो लेवरेज है या इस सारे प्रोसेस को मनूवर करना भी इतना आसान नहीं है। तो शायद यही वजह है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान या बाकी जो ममालिक हैं वो से पर्दा कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन माजी के मुकाबले में वो उस तरीके से आपको प्रोएक्टिव रोल नजर नहीं आता। माजी में जब सीज फायर के बाद इवन के दोबारा एस्केलेशन जब भी हुआ करती थी, पाकिस्तान बाकी ममालिक इन्वॉल्व होते थे, एक दो दिन के बाद दोबारा से फिर मामला ठीक हो जाते थे। अब तो ये मुसलसल 5वां रोज है, ईरान अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन्स मार रहे हैं, और ओवरऑल कोई इंडिकेशन भी आपको इस तरह से नजर नहीं आ रही कि बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद इसमें जो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है वो इसी पॉलिसी को इस वक्त फॉलो किया जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक कंसेंसस जरूर है, क्योंकि इस की कॉस्ट जो है, अगर दोबारा जंग होती है, ऑलरेडी इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा अदा की है रीजन के ममालिक ने, पूरी दुनिया की मईशत ने, तो वो एक ऐसा नुक्ता है कि शायद इवेंचुअली दोनों फरीकैन को इस बात पर मजबूर करेगा कि किसी तरीके से बातचीत के जरिए मामला को हल किया जाए। बिकॉज जेडी वैंस ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ईरान के मसले का हल जो है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं है।